In this video, I am going to explain TCA cycle, also known as tricarboxylic acid cycle, Krebs cycle, and citric acid cycle. Why the name tricarboxylic acid cycle या TCA cycle is given? क्योंकि जो सबसे पहला प्रोडक्ट इस साइकिल में फॉर्म होता है दैट इज़ अ ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, इसीलिए इसको TCA साइकिल कहते हैं। जो ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड जो फॉर्म हो रहा है वो सिट्रिक एसिड है, इसीलिए इसे सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। डिफाइन किस तरह करेंगे? इट इज़ द फाइनल पाथवे वेयर ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स अकर्स लीडिंग टू प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। इट इज़ एन एरोबिक पाथवे। सबसे पहले इसकी लोकेशन क्या है? लोकेशन इसकी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है ये, इसीलिए ऑक्सीजन रिक्वायरिंग है। ऑक्सीजन रिक्वायरिंग क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से ही एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से। जो फाइनल एक्सेप्टर है वो ऑक्सीजन है, इसीलिए इस प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन लाजमी है। मोस्ट बॉडीज कैटाबॉलिक साइकिल्स कन्वर्ज ऑन दिस। अब TCA साइकिल एक सेंटर है जिसमें अमीन्स का भी कैटाबॉलिज्म इंक्लूड हो रहा है और फैट्स का भी हो रहा है और कार्बोहाइड्रेट्स का भी हो रहा है। तो एक सेंटर है जिसपे बहुत सारे मेटाबॉलिक या स्पेसिफिकली कैटाबॉलिक प्रोसेसेस आके कन्वर्ज करते हैं। नाउ द TCA साइकिल। हमने ग्लाइकोलिसिस से देखा कि ग्लूकोज से हमारे पास पायरुवेट बन रहा है। 1 molecule of glucose gives us 2 molecules of pyruvate through glycolysis। अब पायरुवेट जो है वो डायरेक्टली TCA साइकिल में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि TCA साइकिल रिक्वायर करता है कि उसके पास 2 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल हो। इसीलिए सबसे पहले पायरुवेट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ट्रांसफ़र होगा। किससे ट्रांसफ़र होगा? पायरुवेट ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है जो उसको ट्रांसफ़र करेगी इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन से अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। वहाँ पे उसकी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगी। ऑक्सीडेटिव क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेटिव रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन हो रही है। डीकार्बोक्सिलेशन क्यों? क्योंकि CO2 रिमूव हो रहा है। पायरुवेट की ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम A फॉर्म हो जाएगा, जो हमारे TCA साइकिल में इन्वॉल्व हो सकता है। इस पायरुवेट की ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के लिए एंजाइम जो रिक्वायर्ड है वो पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज है। डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम पायरुवेट की तो डीहाइड्रोजिनेशन करवा रहा है, लेकिन जो NAD है उससे NADH फॉर्म करवा रहा है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस हमारे पास जहाँ पे डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम होगा वहाँ पे हमारे पास NADH या FADH प्रोड्यूस हो रहा होगा। टाइप जो है इर्रिवर्सिबल रिएक्शन है। और पायरुवेट ट्रांसपोर्टर की हमने बात कर ली कि पायरुवेट जो साइटोसोल में ग्लाइकोलिसिस से बन रहा है, ग्लाइकोलिसिस से जो पायरुवेट बन रहा है साइटोसोल में, वो ट्रांसपोर्ट करवाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ताकि वो TCA साइकिल में इन्वॉल्व हो सके। नाउ द फ्लो चार्ट ऑफ TCA साइकिल और द रिएक्शंस। नाउ आई हैव स्टडीड दिस साइड बाय साइड बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट कि एक ही फ्लो में ये पढ़ा जाए और कंपेयर करके पढ़ा जाए। सेपरेट करके पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। एसिटाइल कोएंजाइम A जो हमारे पास पायरुवेट की ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से बन रहा है वो TCA साइकिल में ऑक्सैलो एसीटेट जो पहले ही प्रेजेंट है सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वो उसके साथ फॉर्म करता है, ऐड होता है और हमारे पास सिट्रेट का एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। फर्स्ट रिएक्शन सिंथेसिस ऑफ सिट्रेट। एंजाइम सिट्रेट सिंथेस। टाइप इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। इर्रिवर्सिबल है तो हमारे पास एक रेगुलेटरी स्टेप हो सकता है। रेगुलेशन किस तरह हो रही है? रेगुलेशन उसके प्रोडक्ट से हो रही है। सिट्रेट की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा हो जाएगी तो मतलब हमारे पास TCA साइकिल ज़्यादा हो रहा है, एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, तो हमारे पास सिट्रेट सिंथेस, सिट्रेट बनना कम हो जाएगा ताकि मैकेनिज्म थोड़ा स्लो हो जाए। सिट्रेट इनहिबिट्स फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
अब सिट्रेट जो है टीसीएस साइकिल में प्रेजेंट है, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज ग्लाइकोलिसिस में हमने पढ़ा था, उसका एंजाइम है। तो सिट्रेट अगर ज़्यादा हो रहा है, सिट्रेट ज़्यादा बन रहा है, मतलब एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है टीसीएस साइकिल के थ्रू बॉडी में। अब पहले ही बॉडी में एनर्जी ज़्यादा है तो और ग्लाइकोलिसिस के थ्रू एनर्जी ऑब्टेन करने की ज़रूरत ही नहीं है हमारे पास, इसीलिए सिट्रेट जो है वो ग्लाइकोलिसिस को इनहिबिट कर देगा। जो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज वाला स्टेप था वो हमारे पास रेगुलेटरी स्टेप था, इसीलिए हमने जो 3 रेगुलेटरी स्टेप्स पढ़े थे उनमें से ये एक है, और सिट्रेट इसको इनहिबिट कर सकता है। सेकेंड स्टेप, सिट्रेट आइसोमराइज होता है आइसोसिट्रेट में। आइसोमराइजेशन ऑफ सिट्रेट टाइप इज रिवर्सिबल रिएक्शन है। आइसोमरिज्म रिएक्शन इज मोस्टली रिवर्सिबल। एंजाइम जो है वो एकोनाइटेज। अब आइसोसिट्रेट हमारे पास बन गया एक हाई एनर्जी कंटेनिंग मॉलिक्यूल। नेक्स्ट स्टेप इज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ आइसोसिट्रेट, टाइप इर्रिवर्सिबल एंड रेट लिमिटिंग, रेट ऑफ टीसीएस साइकिल को डिटरमिन कर रहा है। अब ये जो रेगुलेटरी स्टेप है, इससे जो बॉडी में टीसीएस साइकिल हो रहा है वो रेगुलेट हो सकता है और कंट्रोल हो सकता है कि इसने इनहिबिट होना है या इसने फास्ट होना है। आइसोसिट्रेट अल्फा कीटोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो रहा है ड्यू टू ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेशन हो रही है, डीकार्बोक्सिलेशन, CO2 ग्रुप रिमूव हो रहा है मॉलिक्यूल से, आइसोसिट्रेट से CO2 मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है। एंजाइम आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, so NAD is converted into NADH, इसकी रिडक्शन हो गई, इसकी ऑक्सीडेशन हो गई। NADH प्रोड्यूस हो रहा है इस रिएक्शन में, सबसे पहला NADH TCA साइकिल का इस रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है, CO2 रिमूव हो रही है। अब रेगुलेशन की हमने बात की, तो रेगुलेट किस तरह हो रहा है? ATP बॉडी में कंसंट्रेशन पहले ही ज़्यादा है, तो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज इस एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी ताकि ये रिएक्शन ना हो या कम हो, क्योंकि पहले ही एनर्जी ज़्यादा है तो और ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने का बॉडी में कोई फ़ायदा नहीं है। अब आइसोसिट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू अल्फा कीटोग्लूटरेट ड्यू टू ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। अल्फा कीटोग्लूटरेट भी 5 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है, इसकी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगी तो 4 कार्बन कंटेनिंग हो जाएगा, और ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से एनर्जी मिल सकती है क्योंकि ये भी एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, CO2 रिमूव हो रहा है, एंजाइम, और इर्रिवर्सिबल रिएक्शन है, रेगुलेटरी है। एंजाइम अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज, so NAD is converted into NADH, NADH produced, CO2 released। रेगुलेटरी स्टेप क्यों है? NADH की अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई तो सक्सिनाइल कोएंजाइम, NADH की भी और सक्सिनाइल कोएंजाइम की भी, इन दोनों की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होगी तो अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज की जो एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी ताकि ये रिएक्शन कम हो या ना हो, क्योंकि बॉडी में एनर्जी पहले ही ज़्यादा है, इसीलिए और एनर्जी की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट इज अल्फा कीटोग्लूटरेट से हमारे पास सक्सिनाइल कोएंजाइम A बन गया। क्लीवेज ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम A टू फॉर्म सक्सिनेट, सक्सिनाइल कोएंजाइम A से सक्सिनेट बनेगा और इसी रिएक्शन में जो GDP है वो GTP में कन्वर्ट हो जाएगा। एक एनर्जी हाई मॉलिक्यूल, लो एनर्जी मॉलिक्यूल, जो लो एनर्जी मॉलिक्यूल है वो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल फॉस्फेट बॉन्ड बना लेगा। टाइप जो है रिवर्सिबल है, सक्सिनाइल कोएंजाइम A इंटू सक्सिनेट रिवर्सिबल रिएक्शन है। एंजाइम सक्सिनेट थायोकाइनेज, काइनेज की हमने बात की थी, काइनेजेस जो हैं वो मोस्टली फॉस्फोरिलेशन में होते हैं, मतलब एडिशन ऑफ फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरिलेशन यहाँ पे भी हो रही है, इसीलिए थायोकाइनेज एंजाइम यूज़ हो रहे हैं, और सक्सिनेट हमारे पास जो है हमारा प्रोडक्ट है। रिएक्शन कपल्ड विद GTP प्रोडक्शन, ये जो रिएक्शन है सक्सिनाइल कोएंजाइम A फॉर्मेशन,
इन कन्वर्जन इनटू सक्सिनेट, ये कपल रिएक्शन होता है विद कन्वर्जन ऑफ जीडीपी इनटू जीटीपी, एक कपल रिएक्शन है। अब ये जो जीटीपी है ये फर्दर हमें जाके इससे एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट कर सकता है, खुद जीडीपी में वापस कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि बॉडी में जो एनर्जी यूटिलाइज होगी वो एटीपी की फॉर्म में होती है। सक्सिनेट हमारे पास सबस्ट्रेट बन गया। सक्सिनेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्यूमरेट बाय ऑक्सीडेशन। टाइप रिवर्सिबल रिएक्शन, एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज FAD कोएंजाइम इसकी रिडक्शन करवा रहा है, FAD इज कन्वर्टेड इनटू FADH2। FAD इज कन्वर्टेड इनटू FADH2। अब यहाँ पे FADH2 क्यों प्रोड्यूस हुआ है? क्योंकि ये रिएक्शन जो है इसकी जो रिड्यूसिंग पावर है, इस एंजाइम की भी जो रिड्यूसिंग पावर है यहाँ पे उतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो डायरेक्ट NADH प्रोड्यूस कर सके, क्योंकि NADH में ज़्यादा एनर्जी स्टोर होती है और NADH हमें देता भी ज़्यादा एनर्जी, 3 ATP देता है और FADH 2 ATP देता है। अब इस कन्वर्जन में इतनी रिड्यूसिंग पावर नहीं है कि वो NADH प्रोड्यूस करे, सो उससे जो नेक्स्ट बेस्ट थिंग है FADH वो प्रोड्यूस कर देता है, उसमें एनर्जी स्टोर करवा देता है, उसकी रिडक्शन करवा देता है। नाउ फ्यूमरेट जो हमारे पास बना है ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट से, उसकी हाइड्रेशन होगी। उस हाइड्रेशन का मतलब एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर विल कन्वर्टेड इनटू मेलेट। टाइप ऑफ रिएक्शन रिवर्सिबल, एंजाइम फ्यूमरेज। सबस्ट्रेट को देख के एंजाइम का नाम रखा गया है फ्यूमरेज। फ्यूमरेट से मेलेट बन गया, मेलेट से हमारे पास ऑक्सैलो एसीटेट बन रहा है ऑक्सीडेशन से। ऑक्सीडेशन हो रही है और एंजाइम जो यूज़ हो रहा है मेलेट डिहाइड्रोजिनेज। सो NADH प्रोड्यूस हो रहा है NAD से और मेलेट कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सैलो एसीटेट से। अब ऑक्सैलो एसीटेट वही सबस्ट्रेट है जो हमारे पास पहले ही प्रेजेंट था, जिसके साथ हमारे एसिटाइल कोएंजाइम A ने आके बाइंड किया था, जो हमारे पास यहाँ से आ रहा था। अब ये ऑक्सैलो एसीटेट पहले ही प्रेजेंट है, यहाँ पे यूटिलाइज हो रहा था, यहाँ पे दोबारा बन गया तो उसकी कंसंट्रेशन रिन्यू होगी, वो मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन जो है वो उतनी ही रही। नेक्स्ट इज एनर्जी यील्ड। अब हम रिएक्शंस देखते हैं जहाँ पे हमारे पास एनर्जी या NADH या FADH या GTP बन रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल यूटिलाइजेशन किसी भी एनर्जी मॉलिक्यूल की नहीं हो रही, जो भी एनर्जी है वो क्रिएट हो रही है, जो बॉन्ड्स और एनर्जी मॉलिक्यूल्स क्रिएट हो रहे हैं। फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ आइसोसिट्रेट। एक ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन से हमारे पास NADH बन रहा है, दूसरी ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन से हमारे पास NADH बन रहा है, तीसरा जो हमारे पास GTP बन रहा है वो सक्सिनाइल कोएंजाइम A की क्लीवेज से बन रहा है। ये 3 स्टेप्स हैं जो हमारे पास एनर्जी हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। और एक और मॉलिक्यूल FADH बन रहा है सक्सिनेट टू फ्यूमरेट से। FADH का एक मॉलिक्यूल क्रिएट हो रहा है, 1 NADH, 2 NADH, 3 NADH, 3 NADH के मॉलिक्यूल्स, 1 GTP and 1 FADH2, 1 GTP, 1 FADH2। अब 3 NADH will give us 9 ATP, क्योंकि एक NADH का मॉलिक्यूल 3 ATP देता है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 9। एक FADH का मॉलिक्यूल 2 ATP देता है, सो 2 ATPs, 1 GTP मॉलिक्यूल एक ही ATP के मॉलिक्यूल देगा, तो 1 ATP ऐड करते हैं, सो 12 ATPs हमारे पास टोटल नेट प्रोडक्ट जो हमारे पास बन रहा है, जो हमारे पास यील्ड है एनर्जी की, वो हमारे पास 12 ATP है एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A से। अब एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल्स एसिटाइल कोएंजाइम A के बनते हैं। अगर हम इसको टोटल यील्ड देखना चाहें TCA
साइकिल की एक ग्लूकोज पूरे एक मॉलिक्यूल से, तो हमारे पास ये मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, 24 ATPs बनेंगे अगर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल TCA साइकिल में एनर्जी दे, हमारे पास कैटाबोलाइज हो, ब्रेक डाउन हो. That is it about the process and the reactions of the TCA cycle.